हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जीएस का जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न होता है जो आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, उसी का जो है प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आप लोगों के देखिए जीएस की जो क्लासेस है बहुत पहले शुरू की थी और अक्टूबर में आप लोगों की जीएस की क्लास मैंने एक बार रोक दी थी। फिर से देखिए मैंने पिछली क्लास से आप लोगों की जीएस की क्लास को इसको शुरू किया है और मेरा मकसद ये है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है एलटी ग्रेड का जनवरी महीने में, उससे संबंधित जो 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसमें इस जीएस की जो क्लासेस मेरे द्वारा कराई जा रही हैं इसकी मदद से 20+ स्कोर कर लें। उसके अलावा फिर आप जो करंट अफेयर्स होता है उसको तैयार कर लें, थोड़ा बहुत जो है 1-2 प्रश्न मैथ का तैयार कर लें, जिससे क्या होगा कि आप उस परीक्षा में 24-25 प्रश्न जो है आसानी से सही कर सकें। 4-5 प्रश्न जो है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप उसमें और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20+ या 25 के बीच में रहते हैं तो आपका जो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर माना जाए। उसके अलावा आपको अपने जो सब्जेक्ट है उस पर मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो जो है हम लोगों ने अभी तक देखिए 11 क्लासेस जीएस की करी है, ये आपकी देखिए 12वीं क्लास है। और इसके बाद देखिए आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि अभी जो दिसंबर महीने में एलटी ग्रेड की 3-4 विषयों की परीक्षा हुई है, तो उस परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे 30 प्रश्न, उनको भी आपको सॉल्व करा के मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का जीएस का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को भी उसी तरीके से अरेंज करिए, या जो चीज़ें आपकी छूट रही हों उसको फिर से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ये सारी क्लासेस आप लोगों को आपके एग्जाम से लगभग 2 हफ्ते पहले तक ही कंप्लीट करा दूंगा, नहीं भी तो होगा 10 दिन पहले तो जरूर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इन सभी प्रश्नों को इसी तरीके से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया जाए जिस तरीके से हम लोग पिछली क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। व्याख्या के साथ और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट उस प्रश्न से रिलेटेड होते हैं उनको भी साथ में देखते हुए चलें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को जीएस की क्लासेस की प्रैक्टिस करनी है और आपकी जीएस की आज की जो क्लास है उसका पहला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था, यानी अपने देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संशोधन कब किया गया था। तो पहला देखिए दिया ऑप्शन 1951, दूसरा दिया 1962, 1976, 1992। तो अपने देश की संविधान की प्रस्तावना में देखिए जो पहला संशोधन किया गया था 1951 नहीं, 1962 नहीं, 1992 नहीं, बल्कि कब किया गया था 1976 ईस्वी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। इन तीनों शब्दों को इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय संसद में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है 200, दूसरा दिया 238, तीसरा दिया है 250 और चौथा दिया 252। तो अपने देश की संसद में देखिए जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है वो देखिए 200 नहीं है, 238 नहीं है, 252 नहीं है, बल्कि कितनी है 250 है, 250। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। सही उत्तर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है, जिसमें से कि 238 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और जो बाकी 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित, यानी जो 12 सदस्य हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, बाकी 238 सदस्यों को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, यानी जो संसद का ज्वाइंट सेशन होता है उसको कौन बुलाता है। तो पहला देखिए दिया प्रधानमंत्री, दूसरा दिया राष्ट्रपति, तीसरा दिया लोकसभा अध्यक्ष और चौथा दिया राज्यसभा के सभापति। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं, राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी इसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि बुलाने वाला अगर पूछता है तो राष्ट्रपति और संयुक्त रूप से अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको सोच समझ के उसका उत्तर देना।
आंसर देखिए बी है। व्याख्या क्या होगा कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी भारत में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो किसके द्वारा किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया प्रधानमंत्री, दूसरा दिया मुख्यमंत्री, तीसरा दिया राष्ट्रपति और चौथा दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति देखिए कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नहीं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन देखिए दिया है नागालैंड, दूसरा दिया है मणिपुर, तीसरा दिया है जम्मू कश्मीर और चौथा दिया सिक्किम। तो अनुच्छेद 370 देखिए सिक्किम नहीं, मणिपुर नहीं, नागालैंड नहीं, बल्कि किससे संबंधित था, जम्मू कश्मीर से। और इसको देखिए 2009 में पूरी तरह से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या है, सी। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। यह अपने देश के संविधान में अक्टूबर 1949 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A के माध्यम से जो अनुच्छेद 370 से निकला था, राज्य के अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार इसके तहत प्राप्त थे, जैसा कि देखिए संपत्ति का अधिकार और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता के आधार पर थे। इसको देखिए 2019 में 5 अगस्त को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी इस राज्य का विघटन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। और ये कब किया गया था, 2019 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई, यानी ये तीनों सूचियां जो हैं किस सूची में दी गई हैं, किस शेड्यूल में दी गई हैं। तो पहला देखिए दिया 5वीं अनुसूची, दूसरा दिया 7वीं अनुसूची, तीसरा 8वीं अनुसूची, चौथा है 12वीं अनुसूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिस अनुसूची में दी गई है वो देखिए 12वीं नहीं है, 8वीं नहीं है, 5वीं नहीं है, बल्कि किस अनुसूची में है, 7वीं में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें देखिए 3 सूचियां दी गई हैं। पहला है संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में देखिए 100 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का जो विशेष अधिकार है वो केंद्र सरकार के यानी संसद के पास है। राज्य सूची में देखिए 61 विषय हैं और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास होता है। और तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची है, इसमें देखिए 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सूचियां हैं और जिसका वर्णन 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा दिया संसद, तीसरा दिया राष्ट्रपति, चौथा दिया वित्त मंत्री। तो भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति देखिए कौन करता है, प्रधानमंत्री नहीं, संसद नहीं, वित्त मंत्री नहीं, बल्कि किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अध्याय 5 में सीएजी के कार्यकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से बाहर होता है। इसका कार्यकाल देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। सीएजी को उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी इसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, और हटाया भी उसी तरीके से जाता है जिस तरीके से सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाया जाता है। भारत के देखिए वर्तमान सीएजी 15वें जो हैं वो श्री के संजय मूर्ति हैं, जिन्हें देखिए 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई। यानी वर्तमान में कौन है ये भी आपको पता चला कि श्री के संजय मूर्ति, और
जो है इनके बारे में और भी जितनी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी आप लोग को पता है। ठीक है, इनसे जो अगर संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारतीय संविधान में पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में जोड़ी गई। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 243 हो, 40 से 44, 32 से 35, 50 से 55। तो भारतीय संविधान में देखिए पंचायत राज व्यवस्था जिस अनुच्छेद में जोड़ी गई देखिए वो 50 से 55 नहीं, 32 से 35 नहीं, 40 से 44 नहीं, बल्कि 243 से 243 ओ में जोड़ा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए और पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा दिया है संसद, तीसरा दिया है राष्ट्रपति और चौथा दिया है उच्च न्यायालय। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा नहीं, उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि यह कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों पर आधारित होता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाती है। कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नामों पर सरकार विचार करती है। कॉलेजियम की सिफारिशों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगर सरकार देखिए किसी नाम पर पुनर्विचार करना चाहती है तो वह उसे कॉलेजियम के पास वापस भेज सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम उसी नाम की दोबारा सिफारिश करता है तो सरकार को उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। भारत के देखिए वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं 53वें हैं, उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इन्होंने देखिए 24 नवंबर 2025 को अपने पद की शपथ ली थी। यानी इनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे 52वें थे, वो जस्टिस BR गवई थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है अपने देश के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहला देखिए दिया अनुच्छेद 40, दूसरा दिया अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50। तो भारतीय संविधान में देखिए समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो देखिए अनुच्छेद 40 में नहीं है, 32 में नहीं है, 50 में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? अनुच्छेद 44 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कहा जाता है, इसका उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP में इसको शामिल किया गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि यह विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक एकीकृत सेट है। गोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जहां पर 1961 से ही एक समान नागरिक संहिता लागू है। यह पुर्तगाली सिविल कोड 1867 पर आधारित है, जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों को यानी गोवा में जो है इस तरह की नागरिक संहिता लागू है, लेकिन ये जो पहले अपने देश में पुर्तगालियों ने नागरिक संहिता लागू की थी उसी के आधार पर है। उत्तराखंड देखिए 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला आज़ादी के बाद भारत का पहला राज्य है। इसके बाद देखिए गुजरात ने 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का अपना दूसरा राज्य बना दिया। यानी इस तरीके से देखा जाए तो अपने देश में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार की नागरिक संहिता लागू है, बाकी किसी राज्य में नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिए है कि भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए। यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए पहला देखिए है 7वीं अनुसूची, दूसरा दिया 8वीं अनुसूची, तीसरा दिया है 9वीं अनुसूची, चौथा दिया 12वीं अनुसूची। तो भाषा संबंधित जो प्रावधान है वो देखिए 12वीं अनुसूची में नहीं, 9वीं में नहीं, 7वीं में नहीं, बल्कि कहाँ पर दिया गया है? 8वीं अनुसूची। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी।
सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कुल इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ये 22 भाषाएं देखिए कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा देखिए सिंधु भाषा को इसमें जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 15 हो। पहले शुरू में 14 थी और बाद में इसको जोड़ा गया तो 15 हो गई। फिर उसके बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे इनकी कुल संख्या 18 हो गई। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे अब इनकी संख्या कितनी बढ़कर हो गई है? 22। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? यानी राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो पहला देखिए दिया अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 74। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो देखिए अनुच्छेद 74 नहीं, अनुच्छेद 56 नहीं, 62 नहीं, बल्कि किसमें दी गई है? अनुच्छेद 61 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद इस प्रक्रिया का प्रावधान करता है कि किस प्रकार संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया देखिए संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में शुरू हो सकती है, यानी इसके लिए किसी भी सदन में जो है शुरुआत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में धन विधेयक को पेश करने का अधिकार किसके पास है? यानी संसद में जो धन विधेयक पेश होता है उसको पेश करने का अधिकार किसके पास है? यहाँ देखिए दिया कोई भी सांसद, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, केवल वित्त मंत्री। तो संसद में जो धन विधेयक पेश होता है देखिए वो कोई भी सांसद नहीं, राज्यसभा सदस्य नहीं, लोकसभा सदस्य, बल्कि किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? केवल वित्त मंत्री के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल इस पर सुझाव दे सकती है, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ था? पहला देखिए दिया है गांधी इरविन समझौता, दूसरा दिया है कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा दिया है माउंटबेटन योजना और चौथा दिया शिमला समझौता। तो संविधान सभा का गठन देखिए शिमला समझौता के आधार पर नहीं, माउंटबेटन योजना के आधार पर नहीं, गांधी इरविन समझौता के आधार पर नहीं, बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार भारत की संविधान सभा का निर्माण देखिए 1946 ईस्वी में किया गया था। इस मिशन के देखिए 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो इसके सदस्य थे। भारत में देखिए सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए और एक संविधान सभा का गठन करने के लिए यह जो है मिशन आया था भारत, लेकिन यह मिशन सफल नहीं हो पाया, असफल होकर चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है यह स्थायी सदन है, दूसरा दिया इसमें राष्ट्रपति नामित सदस्य होते हैं, तीसरा दिया इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और चौथा दिया ये लोकसभा से श्रेष्ठ है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जा सकता, यह लोकसभा से श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल गलत। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि है तो ये भी गलत। इसमें राष्ट्रपति नामित सदस्य होते हैं, इसकी वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से होता है? यह अस्थायी सदन होता है। यानी इन सारे कारणों की वजह से नहीं, बल्कि इस कारण की वजह से भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक अस्थायी सदन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है,
जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे देखिए सतत सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस निरंतरता के कारण ही राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं होने वाला सदन कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो पहला देखिए दिया है 4 वर्ष, दूसरा दिया है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल देखिए 7 वर्ष नहीं, 6 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, बल्कि कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। भारतीय संविधान में देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो भाग 5 के अनुच्छेद 63 से 73 में उल्लेखित किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अलावा देखिए अन्य अनुच्छेदों में उसके चुनाव, जैसे अनुच्छेद 66, उसके कार्यकाल अनुच्छेद 67 और राज्यों की परिषद राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी भूमिका का वर्णन अनुच्छेद 64 में दिया गया है। भारत के देखिए वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन और फुल फॉर्म क्या है, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है प्रश्न कि अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है समानता का अधिकार, दूसरा दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार और चौथा दिया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो अनुच्छेद 32 देखिए किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है, तो समानता के अधिकार से नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से नहीं, बल्कि किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अनुच्छेद 32 देखिए स्वयं एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को अपने अन्य मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यानी यह भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को उनके अन्य मौलिक अधिकारों के हनन करने पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। यह अधिकार देखिए 5 प्रकार के रिट भी जारी करता है, जिसमें देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये देखिए विभिन्न प्रकार की रिट है जो 5 प्रकार की रिटों के तहत है। इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त करता है ताकि संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उनको सुनिश्चित किया जा सके। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है जिसको शॉर्टकट में पीएसी कहा जाता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो पहला देखिए दिया लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा दिया प्रधानमंत्री, तीसरा दिया विपक्ष का नेता और चौथा दिया है राष्ट्रपति। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष देखिए कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, बल्कि कौन होता है, विपक्ष का नेता। यानी विपक्ष के नेता को ही क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और यह पद हमेशा लोकसभा में विपक्ष के किसी प्रतिष्ठित नेता को ही दिया जाता है, जिसका कार्यकाल देखिए 1 वर्ष का होता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता देखिए केसी वेणुगोपाल जो है अगस्त 2024 से पीएसी के अध्यक्ष हैं। यह एक अस्थायी संसदीय समिति है जो सरकारी खर्चों की जांच करती है। यह समिति देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उपयोग विवेकपूर्ण और नियमानुसार हुआ है या नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो पहला देखिए दिया है पंचायतों की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां, आधिकारिक भाषाएं, न्यायपालिका। तो 12वीं अनुसूची देखिए न्यायपालिका से संबंधित नहीं है, आधिकारिक भाषाएं से नहीं, पंचायतों की शक्तियों से नहीं, बल्कि न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी।
देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 12वीं अनुसूची यानी 12th शेड्यूल जो है, इसमें अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगर पालिकाओं को 18 विषय शामिल करके दिए गए हैं। इसे देखिए 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। इस अनुसूची में शामिल विषयों में देखिए शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य शहरी सुविधाओं के प्रावधान जैसे क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों को परिभाषित, इस तरह से इसमें सारी बातें दी गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? पहला ऑप्शन देखिए दिया अनुच्छेद 72, दूसरा दिया अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 80। तो राष्ट्रपति को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है देखिए अनुच्छेद 80 में नहीं, 76 में नहीं, 72 में नहीं, बल्कि किस में दिया गया है, अनुच्छेद 74 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने वाला जो मंत्रिपरिषद है, इसका उल्लेख देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार देखिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन में देखिए इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना। यानी राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार काम करता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की सलाह ऐसी दी गई जिसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है, कमी है, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। और फिर दोबारा जब मंत्रिपरिषद उसको विचार करके वापस भेजती है किसी भी प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत में नियोजन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन, नियोजन आयोग, योजना आयोग जो है कब स्थापित हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, नियोजन आयोग को देखिए योजना आयोग भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, योजना आयोग। ठीक, तो ये कब स्थापित हुआ था? तो देखिए 1948, 1950, 1951, 1952। तो भारत में देखिए जो नियोजन आयोग है, योजना आयोग है, वो देखिए 1948 में नहीं, 51 में नहीं, 52 में नहीं, बल्कि कब स्थापित हुआ था, 1950 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में 15 मार्च 1950 को नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी। इसे देखिए 17 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया और 2015 में नीति आयोग बनाया गया। यानी इसको भंग करके एक नया आयोग बनाया गया है। और इस समय नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। इन्होंने देखिए 1 मई 2022 को यह पद संभाला था और वह कैबिनेट मंत्री के समान रैंक और स्थिति में होते, यानी जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पद पर होता है। और अध्यक्ष कौन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जो होंगे वही होते हैं। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो दिया देखिए 1935, 1947, 1949, 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण देखिए 1935 नहीं, 1947 नहीं, 1951 नहीं, बल्कि कब हुआ, 1949 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर देखिए कौन है, श्री संजय मल्होत्रा है, जो 11 दिसंबर 2024 से इस पद पर कार्यरत है। ये देखिए 1990 बेंच के राजस्थान कैडर के एक भारतीय नौकरशाह और आईएएस अधिकारी है। ठीक है, इसके पहले देखिए कौन था, डॉक्टर शक्तिकांत दास, लेकिन अब इस समय कौन है, तो श्री संजय मल्होत्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई, यानी भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसको किस वर्ष शुरू किया गया? तो देखिए दिया 1950 से 55, 51 से 56, 52 से 57, 55 से 60। तो भारत के पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत देखिए
55 से 60 नहीं, 1952 से 57 नहीं, 1950 से 55 नहीं, बल्कि 1951 से 56 के बीच शुरू की, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही उत्तर क्या है? बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देखिए कृषि का विकास करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला देखिए दिया है औद्योगिकरण, दूसरा दिया है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, तीसरा दिया विदेशी व्यापार बढ़ाना, और चौथा दिया है बैंकिंग सुधार। तो हरित क्रांति के देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण नहीं, विदेशी व्यापार बढ़ाना नहीं, बैंकिंग सुधार नहीं, बल्कि क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो देखिए खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। यह 1960 के दशक में शुरू हुआ और इसमें देखिए HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी, उच्च उपज वाले जो बीज थे उनको, सिंचाई को और उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया गया था। इसका देखिए सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया था? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो पहला देखिए दिया उद्योग, दूसरा दिया कृषि और संबंधित गतिविधियां, तीसरा दिया सेवा क्षेत्र और चौथा दिया खनन और IT। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो देखिए उद्योग नहीं है, सेवा क्षेत्र नहीं है, खनन तो है लेकिन IT नहीं है, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि और संबंधित गतिविधियां। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है प्राथमिक क्षेत्र उन सभी आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कच्चे माल या खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि शामिल होते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ? तो पहला देखिए दिया 2014, 2015, 2016, 2017। तो भारत में देखिए वस्तु और सेवा कर 2014 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, बल्कि कब लागू हुआ? 2017 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि 1 जुलाई 2017 को भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ जो अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करता है। यह एक देखिए अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि जैसे कई इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया। यानी भारत में विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते थे, उन सभी को खत्म करके इसको एकीकृत रूप में शुरू किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, बेरोजगारी मापने का प्रमुख संस्थान कौन सा? यानी भारत में किस संस्थान के द्वारा बेरोजगारी का मापन किया जाता है? तो पहला देखिए दिया वित्त मंत्रालय, दूसरा दिया भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और चौथा दिया है नीति आयोग। तो भारत में देखिए जो बेरोजगारी मापने वाला मुख्य संस्थान है वो देखिए वित्त मंत्रालय नहीं, रिजर्व बैंक नहीं, नीति आयोग नहीं, बल्कि कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है मुख्यतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहा जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह देखिए जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है और इसके अंतर्गत देखिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जिसको PLFS कहा जाता है यानी पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, यही आयोजित करता है। इससे बेरोजगारी दर जैसे महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन होता है। इसके अलावा देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है ऐतिहासिक रूप से रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित डेटा एकत्रित करता था, लेकिन अब इसको NSO के ही अंतर्गत शामिल। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि भारतीय रुपया का प्रबंधन कौन करता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया वित्त मंत्रालय, दूसरा दिया भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा दिया नीति आयोग, चौथा दिया संसद। तो भारतीय रुपया का प्रबंधन देखिए संसद नहीं, नीति आयोग नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, बल्कि कौन करता है, भारत का रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय रुपया भारत की आधिकारिक मुद्रा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक देखिए भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारतीय मुद्रा के नियंत्रण, निर्गमन और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। भारत में नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि सिक्के जो है भारत सरकार के द्वारा ढाले जाते हैं और आरबीआई के माध्यम से प्रचलन में लाए जाते हैं। 1 रुपए के नोट को देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार के देखिए 4 टकसाल हैं जो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। इसके अलावा देखिए नोट छपाई प्रेस भी हैं जो देखिए देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, देखिए तमिलनाडु हो गया है तो मैसूर क्या होगा, कर्नाटक, और साल्बोनी जो है पश्चिम बंगाल। इस तरीके से भारत में जो है आरबीआई के द्वारा नोटों को प्रबंधित किया जाता है और उनको अपने देश में संचालित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2012, 2013, 2014, 2015। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2012 नहीं, 2013 नहीं, 2015 नहीं, बल्कि 2014 में, जब अपने देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अपने पहले ही वर्ष शुरुआत में ही इस योजना को शुरू किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत को विनिर्माण, डिजाइन, नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में किस आधार पर किया जाता है, यानी भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है, पॉवर्टी लाइन का निर्धारण होता है, किस बेसिस पर होता है। तो पहला देखिए दिया शिक्षा स्तर, दूसरा दिया आय और उपभोग व्यय, तीसरा दिया बेरोजगारी दर और चौथा दिया है कराधान। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण देखिए कराधान के आधार पर नहीं, बेरोजगारी दर के आधार पर नहीं, शिक्षा के स्तर के आधार पर नहीं, बल्कि आय और उपभोग व्यय के आधार पर होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण देखिए मुख्यतः आय और उपभोग व्यय के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़ों पर आधारित होता है और इसको नीति आयोग के द्वारा आकलन किया जाता है। यह स्तर देखिए प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता पर आधारित होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए देखिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी है। इसके लिए देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति और सिंह रंगराजन समिति ने मानक दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 30 जो है GS के प्रश्न, सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो हैं उनका प्रैक्टिस किया और मैंने आप लोगों को इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद उसका जो आंसर बताया तो उस आंसर की बेहतर तरीके से व्याख्या की और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सारी चीज़ों को आपको बताया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नज़र आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में, तो आप लोग एकदम बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं अगर आपके इन सारे कमेंट में किसी भी प्रकार की त्रुटि को पाऊंगा तो उसको ज़रूर संशोधित करूंगा और आपको लोगों को उसको ज़रूर नोटिफाई करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।